Welcome everyone and wish you all a very happy new year 2026। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा रहा होगा। और अब अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि आज मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। मैं भी देखिए पढ़ाई करके आपको बता रही हूँ, बना रही हूँ आपके लिए वीडियो और मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी मेहनत करके इसको देखना है। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करना नहीं है। वो बात ठीक है कि न्यू ईयर था, आपने थोड़ा बहुत एन्जॉय कर लिया, अपने डे को सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन अब जितना करना था कर चुके हैं। तो आप शुरू करिए पढ़ाई और अपने इस साल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है आपको। अपने इस न्यू ईयर पे अपनी जो किस्मत है उसको एक न्यू लुक देना है। अब अगर आपकी किस्मत में जो चीज़ें नहीं थी वो आपको अपनी मेहनत के थ्रू उनको लिखना है। अब आपको अपनी किस्मत बनानी है। इस नए साल पे आपको वो सब कुछ करना है जिससे आपको आपका जो भी एम है, जो भी गोल है वो प्राप्त हो सके। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नए साल पे आपने जो गलतियाँ पिछले साल करी हैं 2025 में, उसको जाने दीजिए और अब आप नई शुरुआत करिए। और मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सारे इम्पोर्टेंट की पॉइंट बता दिए हैं कि किस तरह से नए साल में अपने एम को प्राप्त करना है, क्या करना है। अब क्योंकि पूरा दिन गुज़र चुका है आपका, तो अब आप भी फ्री हो चुके हैं, तो अब इस वीडियो को देख के अपने आप को देखिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि रिवीज़न और मॉक टेस्ट मस्ट है, तो जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जितना आप मॉक टेस्ट का मतलब कुछ और नहीं, ये सब जो हम लोग करते हैं वो एक तरह से मॉक टेस्ट ही है। और इसमें जो भी आपको गलतियाँ करनी है वो यहाँ पे कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर पे ही टिक हो और आपका टाइम भी बचे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ओके, तो मैं आप सभी के लिए अपनी तरफ से एक अच्छी सी विश देती हूँ आपको और आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से कटे और इस साल आपके हाथ में एक नौकरी हो और आपका जो भी एम है वो आपको मिले। आप एक पावरफुल व्यक्ति बने, आपको एक लेजिटिमेट पावर मिले, आपके पास एक अथॉरिटी हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बने और आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बने। ये मेरी आप सभी के लिए एक कामना है। नए साल पे हम आप सभी के लिए यही गुजारिश करते हैं। ओके, तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आरपीएससी का जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 2025 को ही कंप्लीट कर दिया था मैंने, इसीलिए कि हम नए साल में नया पेपर करेंगे। तो आरपीएससी का ये जो हमारा पेपर है वो 2021 का है और ये एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था वो हुआ था 4 अक्टूबर 2021 को। तो ये हमारा एग्ज़ाम 2021 को हुआ था, वो हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे सवाल हैं। तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। और उसमें ये जो सोशियोलॉजी का पेपर है वो फर्स्ट पेपर है और हमें आज करने हैं 50 क्वेश्चंस। तो हम लोग शुरू कर देते हैं अपना काम। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसने कहा था सांस्कृतिक कृषि तत्वों, प्राविधिक तत्वों, सामाजिक तत्वों और मानसिक तत्वों की उपज है। डेफिनेशन बहुत पुरानी है, बहुत बार आ चुकी है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है डेविड बिडेने और आप लोगों को लर्न भी हो चुका होगा आई थिंक। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? अकोमोडेशन का जो फॉर्म है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? समझौता करने के बाद ही अकोमोडेशन होगा, मध्यस्थता होती है, सहनशीलता होती है। ये तीनों ही चीज़ें अकोमोडेशन में होती हैं। लेकिन झगड़ा होगा तो अकोमोडेशन ही कैसे होगा, समायोजन कैसे होगा? तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समाजशास्त्र को दो भागों में सामाजिक स्थितिकी और गतिकी में किसने बांटा है? तो सभी को पता है, ऑगस्ट कॉम्ट ने बांटा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता यानी जो सोसाइटी है उसको ऑर्गेनिक एनालॉगी की तरह देखते हैं, या इसके बारे में किसने बात करी है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपको पता ही चल गया होगा, इसके बारे में और कोई नहीं बात करता है, यहाँ पे स्पेंसर ही बात करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक डार्विनवाद का, सोशल डार्विनिज्म का जो थ्योरी था वो किसने दी थी? तो वो भी स्पेंसर ने दी थी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना, इसमें बहुत ही सिंपल सवाल हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किसका कथन है यांत्रिक सादृश्य की सुदृढ़ता है? मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज़ अ सॉलिडारिटी ऑफ रिजम्बलेंस। तो ये इसकी बात कर रहे हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी की, तो कोई और बात करता नहीं, दुर्गेम करते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग को पेरेटो ने किस में बांटा? तो पेरेटो किसकी बात करते हैं? पेरेटो जिनकी बात करते हैं वो गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट की बात करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सवाल है। तो अब नए साल पे ये भी आपके लिए एक ये है कि बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से पॉजिटिव रहिए और अपनी मेहनत से अपने गोल को प्राप्त करिए, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, आप ये तो मान लीजिए। आपने अगर सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत करी है तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, भले ही थोड़ी देर में मिले, लेकिन रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। पर जब ज़्यादा देर हो जाती है तो मन नहीं करता है पढ़ने का, मेहनत करने का, वो सभी के साथ होता है। लेकिन जो इसमें थोड़ी सी मेहनत करता है या कंटिन्यूटी बनाए रखता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, उसको वो उस भीड़ में एक इकलौता पर्सन होता है जो वो 100 लोगों की भीड़ में उस पर्सन को एक अलग ही खड़ा कर देता है या एक अलग बनाता है, जो लगातार धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी बार बार उसको याद करते रहना है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे किसने इतिहास क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन कहा है? ऐसी बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो सभी को पता ही है, तो इसमें टाइम क्या वेस्ट करना। प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी थी? तो ये 1905 में जो लिखी गई थी वेवर ने, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ब्रेडलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई थी? तो ये जो प्रयुक्त हुई थी वो 1987 को हुई थी, और इसका जो शीर्षक था वो आवर कॉमन फ्यूचर था। वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्या था, तो वो आवर कॉमन फ्यूचर था, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो लास्ट जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो बताना है, तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, लास्ट पंचवर्षीय थी। थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रिय बनाया या कौन से टर्म को उन्होंने पॉपुलर किया? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है अपनी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को लोकप्रियता दिलवाई थी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। द माइंड एंड सोसाइटी बुक किसकी है? तो द माइंड एंड सोसाइटी जो बुक है वो है पेरेटो की, और इसके पीछे कहानी मैंने जो आपको बताई थी इसके प्रीवियस एग्ज़ाम में, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रीटीज़ वाली बुक किस में आई थी, तो उसका क्या नाम था, उसमें कितने पैराग्राफ थे, उसमें पेज नंबर थे या नहीं थे, और उसको किसने ट्रांसलेट किया था, ये सब कुछ मैंने आपको अपने इसी जो आरपीएससी के पेपर कराए हैं उसी में बताया। अगर आपको भी डिटेल से जानना है तो आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है नातेदारी में वर्णात्मक और वर्गात्मक जो डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने दी है? तो वो दी है मॉर्गन ने, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार क्या होता है?
तो जो धार्मिक पंथ होता है उसमें सत्ता का प्रकार ट्रेडिशनल होता है, जैसे पुजारी का जो बेटा है वो पुजारी बन गया इस तरह से। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बताना है, डायलेक्टिकल एनालिसिस से संबंधित जो नहीं है वो। तो थीसिस, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस ये तो आप पढ़ते ही, और सिंथेसिस तो क्या नहीं पढ़ते, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल आप नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किन्होंने दी है, यानी डेलिक्वेंट सब कल्चर थ्योरी इज गिवन बाय होम। तो ये कौन है, इसमें हो जाएंगे आपके कोहेन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। तो ये कौन बताएगा, ये आपका डायलेक्टिकल थ्योरी बताएगा, संघर्ष और क्रांति के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है, पैरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली। तो उन्होंने रूलिंग नॉन रूलिंग एलिट की जो धारणा है वो किससे दी है, वो आपको बताना है। तो वो उन्होंने ली है सेंट साइमन से। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कौन से चीज़ें किससे ली, क्योंकि जो पैरेटो हैं वो ज़्यादातर अपनी सारी चीज़ें किसी न किसी से लेते हैं। तो मैकियावेली से उन्होंने किस चीज़ की अवधारणा ली है, वो उन्होंने ली है लॉयन एंड फॉक्स की जो बात करते हैं वो मैकियावेली से ली है। और उन्होंने मोस्का से लिया है अभिजन को। उसके अलावा जो फ्रेजर हैं उनसे लेते हैं वो रेसिड्यूज की अवधारणा। और जो जेरमी बेंथन उनसे वो लेते हैं डेरिवेशन की अवधारणा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किससे उन्होंने कौन सी अवधारणा ली है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रेसिड्यूज कितने होते हैं, 6, और डेरिवेशन कितने होते हैं, 4। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ पे अभिजन की जो अवधारणा है वो मोस्का से लिए हैं, तो मोस्का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में मोस्का है नहीं, तो जब ऑप्शन में मोस्का है नहीं तो इसलिए इन्होंने सेंट साइमन को मान लिया है। ठीक है, क्योंकि मोस्का ने जो एलीट है उसमें शासक वर्ग, एलीट में शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जो ये शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया है। और इसका जो समाजशास्त्री यूज़ है, यानी जो सोशोलॉजिकल यूज़ है, वो किसने किया, पैरेटो ने। तो ये कॉन्सेप्ट रूलिंग और नॉन रूलिंग एलिट उनका है, पर वो है नहीं तो सेंट साइमन हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको याद रहे, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं वो लर्न कर लेना। फ्रेजर से क्या लिया उन्होंने, रेसिड्यूज, ये पूछा जा सकता है। जेरमी बेंथन से डेरिवेशन लिया, रेसिड्यूज कितने, 6, और डेरिवेशन कितने, 4। और मैकियावेली से उन्होंने कौन सी अवधारणा ली है, लॉयन और फॉक्स की, शेर और लोमड़ी की। तो ये सवाल आई थिंक इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, ये किसने कहा है। कम्युनलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कॉलोनिस्ट नॉलेज, ये किसने कहा है, तो ये कहा है ज्ञानेंद्र पांडे ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन भूमिका निर्गम यानी रोल एग्जिस्ट की बात करता है। तो वो बहुत सिंपल है, फुक्स एबॉक ये बात करते हैं रोल एग्जिस्ट की। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अलग है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, बहुत ही सिंपल है, इसको क्या कहते हैं, एवंकुलेट, मातुले। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा का उपयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था, वो आपको बताना है। तो सोशल स्ट्रक्चर का सबसे पहले यूज़ स्पेंसर ने किया है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में पाया जाता है? वो पाया जाता है केरल में। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समनर ने सामाजिक समूह को किन 2 भागों में बांटा है? तो जो समनर ने सामाजिक समूह को बांटा है वो है अंतः समूह और बाह्य समूह। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बहुत ही एकदम सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे, कुछ एनालिटिकल नहीं था। इसके बाद जो 2024 वाला पेपर हुआ है वो बहुत डिफिकल्ट था इसके कंपैरिजन में। स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई, बहुत कॉमन डेफिनेशन है। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो ये है, जब वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ की बात हो, बस यही की पॉइंट है। स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ होगा तो आंसर आपका एंथोनी गिडिंग्स हो जाएगा, और कुछ भी याद करना नहीं। ये कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया, इंग्लिश में ही बताया, इंग्लिश में ही लर्न करना। संरचित असमानता यानी स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ अगर है तो एंथोनी गिडिंग्स की डेफिनेशन है। क्लियर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये किया गया है 89वां संविधान संशोधन, 89th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मजूमदार ने। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। E.A. रॉस ने समाजशास्त्र में को अध्ययन का आधार बनाया। तो E.A. रॉस ने किसका अध्ययन किया है? सबसे ज़्यादा नाम तो उनका ही सोशल कंट्रोल में उनका जो पूछा जाता है, 1901 में जो बुक आई है सोशल कंट्रोल, वो यही पूछी गई थी कि किसकी है, या सबसे पहले काम किसने किया है। तो RPSC 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यही सवाल पूछा भी गया था। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये भी बहुत पुरानी बुक है, कई बार आ चुकी है, रिपीटेड बुक है, और हमेशा ही PGT हो या UGC नेट हो उसमें पूछी ही जाती है। विश्वेश्वरैया की बुक ये आती ही रहती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है? जो नहीं आता है वो आपको बताना है। तो संप्रदायवाद यानी कम्युनलिज्म में क्या नहीं आएगा? तो असुरक्षा की वजह से ही होता है, पूर्वाग्रह की वजह से होता है, तनाव होता है। अगर टॉलरेंस हो जाए तो फिर क्यों होगा कम्युनलिज्म? तो ऑप्शन जो 4 है वो इसमें नहीं होगा, वही करेक्ट आंसर है। किसने सामाजिक गतिशीलता को रैखिक और क्षैतिज यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किसने बांटा? बहुत ही सिंपल है, सोरोकिन ने बांटा है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग की कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो रोल प्लेइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मीड ने दिया है। ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। निम्न में से कौन सा कथन प्रबोध काल के संबंध में गलत है, यानी इनलाइटनमेंट के बारे में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है, करेक्ट है। परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता यानी रिजेक्शन ऑफ बिलीफ इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये भी सही है। प्रबोधन काल से सबसे अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे, ये भी सही है। विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है, गॉड वॉज बिलीव्ड टू बी द सोर्स ऑफ सोसाइटी, तो ये वाला जो है वो गलत है। ऑप्शन जो 3 है वो गलत हो जाएगा, तो यही वाला करेक्ट आंसर है। हालांकि पहले नहीं, हाँ यही होगा। निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसकी है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कंट्रोल द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। ये डेफिनेशन किसकी है? बहुत अलग है, और ये वाली डेफिनेशन अभी तक रिपीट नहीं हुई है। तो ये डेफिनेशन है आगबन की। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशलाइजेशन में अगर अपने जो आदर्श नियम हैं उनके अनुरूप व्यवहार करना सीखेगा, ये की पॉइंट है।
तो उसको हम ऑगबन के अकॉर्डिंग मानेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतः प्रवेश करते हैं। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाई है, एक दूसरे के मन में अंतः प्रवेश करेंगे तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वो है डासन और गेटिस की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगी। 2 लोग हैं, डासन और गेटिस। अब ये ना देख लेना ये भी हैं 2, डासन और गेटिस हैं, तो ये एक दूसरे के मन में अंतः प्रवेश कर जाएंगे। सामाजिक वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। सोशल क्लास का फीचर कौन सा नहीं है, तो क्लास कॉन्शियसनेस तो होता ही है क्लास में, ओपन ग्रुप होता है, यूनिवर्सल होता है, अस्क्राइब स्टेटस की बात इसमें नहीं होगी, ये तो बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की इसेंशियल फीचर नहीं है, ये आपको बताना है। तो रिटर्न रूल्स होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, इम्पर्सनल रिलेशन होगा, ओरल कम्युनिकेशन कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप लिख के दे दो तो जो काम चल जाएगा। ऑलरेडी लिखित होना चाहिए, लिखित कंपलसरी, जितनी नोटिस निकलती सब लिखित होती है। ओरल की वहाँ क्या वैल्यू, आप कुछ भी कह दो वो थोड़ी ना माना जाएगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी वो किसे प्रभावित किया था, तो वो रिलेटेड है गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और उसमें उन्होंने बताया था कि जो सिटी है उसमें 1000 RS और जो गांव है उसमें 816 RS। ये इतना जो है वो गरीबी के उसमें क्राइटेरिया रखा था, और जिसको लकड़वाला समिति के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं, तो ये सभी को पता है 17, और ये कौन से उसमें अपनाए गए हैं, 2015 में। और अगर टारगेट्स की बात करें कितने हैं, तो 169 टारगेट्स हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ पूछ लेता है, गोल कितने हैं और टारगेट्स कितने हैं, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है, यानी द ओरिजिन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक्स विद रेफरेंस टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये किसने दिया है, तो ये दिया है जॉन मिलर ने। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले इन्होंने इसका आंसर W.E. मोरे माना था, लेकिन बाद में जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें इन्होंने चेंज कर दिया था, जॉन मिलर कर दिया था। तो अभी आपको याद करना है जो श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा है वो किसकी है, जॉन मिलर की है। तो जॉन मिलर को याद कर लेना। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो ये किसकी है, ये है दुर्खीम की। दाएं भाग के प्रेरकता कौन है, तो दाएं भाग के प्रेरकता जो है वो जीमुत वाहन है। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे वाले के विज्ञानेश्वर हैं। किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं भौतिक संस्कृति के रूप में बांटा है, तो वो तो आर्गन ने बांटा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, स्टेटस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है बेयरस्टीज ने। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, यानी सेकेंडरी ग्रुप कौन है वो आपको बताना है। तो न्यूक्लियर फैमिली सेकेंडरी ग्रुप है, नो। क्रीड़ा समूह, नो। जॉइंट फैमिली और समिति, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी। और समिति जो है हमारा वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति मनुष्य की वह कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, तो वो कौन हो जाएगा, तो ये वाली डेफिनेशन जो है
वो वाली डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मेलिनोव्स्की की है और इसमें इन्होंने कहा है संस्कृत मनुष्य की ऐसी कृति है जिसके द्वारा वो अपने लक्ष्यों प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली किसने दी है। कम्युनल नॉर्म्स एंड एसोसिएशनल नॉर्म्स वाज गिवन बाय। ये बहुत सिंपल है, ये जो दिया था वो बीर स्ट्रीट ने क्लासिफिकेशन किया था। तो ऑप्शन 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना। मैक्स वेबर ने कितने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो उन्होंने 6 बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 6 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हिंदू, मुस्लिम, ये आपको पता होना चाहिए, और बौद्ध, और उसके बाद ईसाई और यहूदी और कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो ये है 6 धर्म जो मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, यहूदी और कन्फ्यूशियस को लास्ट में रख लेना तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। मर्टन ने सापेक्षिक वंचना के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए। तो यहाँ पे पूछ रहा रिलेटिव डिप्रिवेशन के एग्जाम्पल मर्टन ने कितने दिए हैं। तो पहले इसका आंसर माना गया था 4, तो कुछ लोगों को मे बी 4 याद हो, लेकिन बाद में इसका आंसर चेंज कर दिया गया था और उसका जो आंसर माना गया था वो माना गया था 9। तो जो रिलेटिव डिप्रिवेशन है उसके कितने उदाहरण मर्टन ने प्रस्तुत किए हैं, तो वो किए हैं 9। तो इसे याद कर लेना, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो फाइनल आंसर की थी उसमें 9 माना गया था और इसका आंसर है 9। तो ये आपको लर्न कर लेना है। और हम लोग इस पार्ट में 50 क्वेश्चन ही करते हैं और आपने देखा ही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा करते हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक तरह से ये मॉक टेस्ट ही है आपके लिए, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत फटाफट आप क्विक रिवीजन करेंगे कि आपको कितना याद है। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर लगाइए। और ये बहुत अच्छा पेपर रहा था। बाकी के जो हमारे जो हैं पेपर्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ 2021 के बाकी रह गए हैं। उसमें हम ये फर्स्ट पेपर लगा रहे हैं, इसके बाद हम इसका सेकंड पेपर भी लगाएंगे। और इसी के साथ हम पूरा आरपीएससी का जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी का हुआ है वो सारा ही हम कंप्लीट कर लिए हैं, और एमपी का भी हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने लगभग स्टेट्स के जो जितने इम्पोर्टेंट पेपर हैं वो कर लिए हैं। कुछ बाकी हैं 1-2, तो उनको हम कंप्लीट करके ही फिर हम अपने लेक्चर्स लेने स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, और आप सभी का नया वर्ष जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, मेरी तो यही कामना है। और हम जब नेक्स्ट ईयर में मिलें तो आप सभी के हाथ में आप सभी का गोल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।